मैं अभी लंदन में था कुछ महीने, तो वहां मैंने काफी लोगों से बात करी, काफी वाईसी फाउंडर से बात करी, ऑब्वियसली काफी देसी लोगों से बात करी, और कुछ लोग अमेरिका आके वापस यूके चले गए, कहते भाई रहना ही नहीं है अमेरिका में। हाँ, तो आज हमारा जो ये स्पेशल एपिसोड है, अभिजीत और मैं आज चुनावों की बातें करेंगे, आज इलेक्शन की बात करेंगे, आज हम अपने अमेरिका के कैंडिडेट्स की बातें करेंगे। बहुत अभिजीत और मैं तैयार होके बैठे हैं इस एपिसोड के लिए। ये हमने एकदम फटाफट जल्दी में सोचा कि रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अभिजीत और मेरे काफी थॉट्स हैं इलेक्शन पे, और आप अब तो आज नवंबर 3 है, तो इलेक्शन की 2 दिन में अमेरिका के इलेक्शन होने आ रहे हैं। वर्ल्ड के मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शन यही होते हैं, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के इलेक्शन जो है सबसे सबसे जरूरी इलेक्शन है। तो अभिजीत और मैं आज इस पे थोड़ी चर्चा विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, और हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग बातें शायद आपको सुनने को मिले। तो ये एपिसोड थोड़ा धमाकेदार होने वाला है, थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए। सबसे जरूरी बात, पॉलिसीज, कैंडिडेट्स, उनकी पर्सनालिटी छोड़ के जो रोहित और मैं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये कमाला हैरिस है या कमला है। ये तो सबसे पहला सवाल है। मैंने तो एक बार ट्वीट भी कर दिया, मैंने कहा ये कमाला नहीं है, ये कमला है। एक आ की मात्रा का फर्क है। इसी में दुनिया बदल जाती है। हाँ, दिल तो कहता है कि कमला है। हाँ। और अगर रिसर्च करते हैं उसके पेरेंटल हेरिटेज पे, तो उसकी मदर इंडिया से ही आई थी, और आई थिंक उनका लास्ट नेम गोपालन था, तो है तो कमला ही। तो हमारे लिए तो कमला ही है, तो हम तो हमारे कमला ही बोलेंगे। हाँ, बुरा मत मानना, बट हम तो कमला ही बोलेंगे। इंडिया जाएगी तो कमला ही कहलाएगी। हाँ, मत पॉलिसी वगैरह छोड़ो, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और दूसरी बात ये है जो मैं सारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगा कि ये पहला इलेक्शन है जिसमें रोहित वोट करेगा अपना। हाँ, तो रोहित, कैसा लग रहा है आपको? एकदम ऐसे लग रहा है कि सारी दुनिया की पावर मेरी मुट्ठी में है। अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, और 10 वोट डालूंगा मैं। जैसे मार्केट चल रही है, जैसे कहानियां चल रही है। बट हाँ, मेरा पहला वोट है, तो ये चीजें और भी ज्यादा टॉप ऑफ माइंड है कि भाई पहला वोट तो बढ़िया डालें, चाहे इनकॉन्सिक्वेंशियल ही हो, बट पहला वोट अपनी अपनी तरफ से तो मेहनत करके बढ़िया डालें। तो इन चीजों पे आज इसलिए हम और भी ज्यादा विचार विमर्श करेंगे। और मुझे अमेरिका में आए हुए अब 14 साल हो गए, 14 साल 4 महीने और 3 दिन। भगवान राम का वनवास। हाँ, तो तो अब एकदम अब अमेरिका में आ गए हैं वापस, और अब यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता है, तो अब वोट करना चालू करेंगे। मतलब ये नहीं कहना चाहिए निकाल नहीं सकता, हो सकता है कि कोई प्रेसिडेंट बन जाए जो साले निकाल भी दे, कुछ भरोसा नहीं है। बट और जो भी रुकेगा इस एपिसोड के एंड तक, हाँ। उसको रोहित एंड में ये हिंट बताएंगे कि वो किसको वोट कर रहे हैं। हाँ, पूरा पूरा एक्शन करके बताऊंगा मैं। पर 14 लास्ट ईयर मैं रेजिडेंट और सिटीजन बन गया था, तो ये मेरा पहला इलेक्शन है जिसमें वोट कर सकता हूँ। तो हम ये सारी बातें आज करेंगे। चालू करें? बिल्कुल। तो रोहित, ये एपिसोड का जो जेनेसिस था वो ऐसा था कि आप और मैं जस्ट ऐसी बातें कर रहे थे नॉर्मल, और आपने एक कमेंट बोला कि इस वक्त अमेरिका में सब कुछ अपसाइड डाउन है। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा और पर्सनली बहुत डीप लगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये पॉडकास्ट पे पूछूंगा कि इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्यों यूएस आपको पूरा अपसाइड डाउन लगता है फ्रॉम द टाइम यू केम आज से लेकर आज तक। हाँ, तो आई मीन आपके भी थॉट शेयर करना है, मैं अपना बता देता हूँ। तो मैं तो 14 साल पहले जब आया था, या जब उससे पहले भी देखता था अमेरिका, तो अमेरिका मुझे ऐसे दूर से तो देखने में लगता था कि ये मेरिटोक्रेटिक और अपॉर्चुनिटी वाला देश है। वो शायद आज भी ट्रू है, बट ऐसा लगता था कि अगर कोई अमेरिका में कुछ करना चाह रहा है तो उसके लिए मदद बहुत अवेलेबल है, तो जनता आपको बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है। पर उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी ये था। इंडिया में शायद पता नहीं, मैंने कहीं सुना था, वो कहते कि इंडिया में अगर बंदा सक्सेसफुल है तो इट इज बिकॉज इट इज इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, और अमेरिका में अगर बंदा सक्सेसफुल है इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार ने इतनी सहूलियतें दे रखी हैं कि ऐसा बना रखा है कि अगर आप कुछ करना चाहो तो आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो। पर अब वही अपसाइड डाउन लगता है। सो पहली चीज जो मुझे अपसाइड डाउन लगती है कि ये सब के सब अमेरिका की सरकार, खासकर ये ब्यूरोक्रेसी
जो लोग एक्चुअली कुछ बनाना चाह रहे हैं ना उनसे लड़ाई कर रही है। और इसका मेन जो प्रोटैगनिस्ट है इसका वो इलॉन मस्क ही है कि अगर उसे रॉकेट स्पेस में भेजना है तो वो कुछ एग्जांपल्स बता रहा है कि यार मुझे ये एनालिसिस करना था कि जब रॉकेट वापस समुंदर में गिरेगा तो क्या शार्क्स को फर्क पड़ सकता है। फिर उसने वो एनालिसिस करके दिया तो कहते कि अच्छा वेल्स को फर्क पड़ सकता है। तो वो ऐसे लगे हुए हैं। उसने कहा सील को भी फर्क पड़ सकता है, तो उन्होंने सील को हेडफोन लगा के बाकायदा एनालिसिस किया, रॉकेट उड़ाया और कहा कि देखो सील को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन्हें रॉकेट उड़ाने की परमिशन दी। और अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आपको जेल में डालने के लिए बात करते हैं या आपको परमिशन नहीं देंगे। और ऑब्वियसली जितना फिजिकल लेबर इन्वॉल्व है या जितना हार्डवेयर इन्वॉल्व है उतना मुश्किल है आपके लिए। इसका एक एंगल आप हायरिंग में भी देख सकते हो। काफी जनता आजकल अमेरिका में हायर नहीं करना चाह रही है, खासकर अगर टैलेंट बाकी देशों में अवेलेबल है तो। क्योंकि जब जनता अमेरिका में हायर करती है तो बहुत सारी रेगुलेशंस ऐड कर दी हैं जिसकी वजह से हायरिंग और फायरिंग मुश्किल है। इवन दो अमेरिका में आज भी एट विल एम्प्लॉयमेंट और वो सारी चीजें हैं, पर खासकर बड़ी कंपनियों के लिए काफी मुश्किल है, इसलिए लोग बड़ी कंपनी में काफी टाइम तक काम करते हैं। एक ये है। दूसरा मेरे को ये लगता है कि इस पढ़े लिखे लोगों का अमेरिका में आना काफी मुश्किल हो गया है या उनका अमेरिका में रहना काफी मुश्किल हो गया है। तो आजकल ऐसा रहता है कि जितने भी जो मेरे साथ आए थे काफी सारे लोग, और ये शायद आपके दोस्तों के साथ भी ट्रू होगा कि भाई बंदों का ग्रीन कार्ड ही नहीं लग रहा है। 14 साल से बैठे हैं वो, कई साल पीएचडी करके एमआईटी से। हाँ हाँ, उनके नाम पे चाहे लॉ निकाले गए हो, उनका अमेरिका का ग्रीन कार्ड नहीं लग रहा है। वो दुनिया का लॉ बना रहे हैं, बट एज इन फिजिक्स के लॉ बना रहे हैं कुछ, पर उनका ग्रीन कार्ड नहीं लग रहा है तो बैठे हो। तो मेरे को लगता है कि ये बेसिकली काफी नेगेटिव है, क्योंकि जनता को लगता है, मैं अगर बात भी करता हूँ जनता बोलती है यार अमेरिका जाएंगे 14-15 साल 20 साल तक साला ग्रीन कार्ड ही नहीं मिल रहा है या सिटीजन नहीं बन रहे हैं, बैठे हुए हैं ऐसी। तो ये काफी मेरे को लगता है कि नेगेटिव है। इसकी जगह वो इलीगल इमिग्रेंट को ज्यादा सहूलियतें दे रहे हैं। तो ये अपसाइड डाउन है कि अच्छा भाई लीगल को ज्यादा दे दो जितने H1B वाले बैठे हैं, और ये तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो कुछ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या कुछ मिलियंस ही हैं, वो भी लाइक सब परेशान रहते हैं। तो वो एक मेरे को अपसाइड डाउन लगता है। तीसरा, मेरे को पहले देश ज्यादा मेरिटोक्रेटिक लगता था, अब मेरे को कम लगता है मेरिटोक्रेटिक। फिर भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं है, बट ऐसी फील आती है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं या हम कुछ करना चाह रहे हैं उसमें सरकार की तरफ से मेरिटोक्रेसी को कम बढ़ावा है, उनको इक्विटी से ज्यादा मतलब है। वो कह रहे हैं कि सबको सेम लेवल पे करो। इसका कोई मीम भी आपने शेयर किया था मेरे साथ, मेरे को पता नहीं, अगर है तो वो दिखाना। तो वो है कि आगे बढ़ने वाले की जगह उसकी टांगे काट रहे हैं एक तरीके से। तो वो पहले मेरिटोक्रेटिक होता था, अब नहीं है। एक पीटर थील की भी आपने वो बताई थी कि पहले टिकर टेप परेड्स होती थी कि अच्छा बंदों ने कुछ अचीव किया है तो उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजकल तो ऑपोजिट है कि सालों के इन्होंने किसी से चुरा के पैसे लिए, ये सबके पैसे वापस करें। बिलियनियर इज बिकमिंग अ बैड वर्ड। एक मैं फिर इलेक्शन का देखता हूँ, इंडिया में जैसे होता था वोटर आईडी कार्ड के साथ जा रहे हैं इलेक्शन देने करने, और उसे इंडिया में इतना सब इसलिए है क्योंकि नकली वोटिंग और फ्रॉड और ये सब करप्शन ज्यादा है। अब अमेरिका में भी ऐसी हो गया। आई थिंक 35 स्टेट ऐसे हैं जहाँ वोटर आईडी चाहिए और 15 स्टेट ऐसे हैं जहाँ वोटर आईडी नहीं चाहिए। आप वोटर आईडी पूछ भी नहीं सकते कुछ स्टेट्स में। तो कैलिफोर्निया में तो गैविन न्यूसम ने अभी ये लॉबी साइन किया है कि आप पूछ भी नहीं सकते वोटर आईडी। तो आप जाके आपको वोट दे देना है, तो आप जाके कई बारी भी वोट दे सकते हो, शायद ऐसा कुछ है ओवर टाइम। फिर एक ये है कि पहले अमेरिका, एटलीस्ट मेरे सारे ग्रुप में जितने मैं लोगों को जानता था, उनके लिए बेस्ट देश था कि अमेरिका ही जाना है। अगर आप इंडिया में ही पूछोगे तो ज्यादातर जनता, मतलब पंजाब कनेडा बोलेगा, बट ज्यादातर जनता अमेरिका बोलेगी कि अमेरिका जाना है। अब मैं लोगों से बात करता हूं तो ऐसा है कि अमेरिका बेस्ट कंट्री नहीं है, बट अमेरिका लीस्ट वर्स्ट कंट्री है। तो एक तरीके से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम ऐसे देश क्यों ना जाएं जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी, अगर हमें बहुत काम नहीं भी करना है तो हम दूसरे देश जाएं, हम अमेरिका क्यों आए। तो इससे काफी लोग अमेरिका नहीं आते। तो ये एक मेरे को चेंज या अपसाइड डाउन चीज लगती है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं अभी लंदन में था कुछ महीने, तो वहां मैंने काफी लोगों से बात करी, काफी वाईसी फाउंडर से बात करी, ऑब्वियसली काफी देसी लोगों से बात करी। और कुछ लोग अमेरिका आके वापस यूके चले गए, कहते भाई रहना ही नहीं है अमेरिका में। ये तो मैंने पहली बार सुना जो आके वापस चले गए और कह रहे हैं कि हमें अब अमेरिका में नहीं रहना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग था। वो कह रहे हैं कि अबे यार ग्रीन कार्ड नहीं मिलता या सिटीजनशिप नहीं मिलती, और बाकी देश
देशों ने ऐसा वीजा कर दिया है कि आप वहां जाके काम भी कर सकते हो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भी, जैसे कनाडा ने किया ना एक फास्ट ट्रैक टू सिटीजनशिप या फास्ट ट्रैक टू परमानेंट रेजिडेंसी, कि आप बस फॉर्म फाइल करो और अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, ज्यादा कमाते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आ जाओ, कनाडा का ग्रीन कार्ड दे देंगे हम, कि परमानेंट रेजिडेंसी दे देंगे। यूके में भी कुछ ऐसा ही है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है शायद वो, बट आपको आके काम करने देते हैं। राइट। तो एक वो भी है। और उसके बाद तो आई थिंक ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, बट उसके बाद आई थिंक एक ऐसा है कि अमेरिका की जो हवा है वही अपसाइड डाउन है। और इसके मेरे पास काफी एग्जांपल है जो मैंने लोगों से बात करी थी, जैसे जैसे हम बात करते हैं मैं बताता हूँ, बट ये काइंडा लगता है मेरे को अक्रॉस एवरीथिंग कि हवा एकदम उल्टी हो गई है अमेरिका में। आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ये क्या? यार सबसे भाई इलॉन मस्क जो है इनकी टीम में मैसी या तेंदुलकर टाइप है। और ये तो वैसा है कि ये उसको ही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं और खेलने नहीं देते ठीक से। तो ये हाँ, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है या इरिटेटिंग है कि अगर आपके टीम में वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है हाँ, तो उसे थोड़ा छोड़ दो, खेलने दो उसे ठीक से, जी आप ही के लिए खेल रहा है हाँ, और आपको ही जिताने में लगा हुआ है। स्पेस में यूएस सबसे आगे है, अब इंटरनेट और टेलीकॉम में आगे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे था, बैटरी टेक्नोलॉजी में आगे है, और ये सब एआई, ओपन एआई उसने स्टार्टिंग में उसका कंट्रीब्यूशन था वगैरह वगैरह। तो इतना एक आदमी आपके लिए छक्के पे छक्के मारे जा रहा है और वहां पे आप उसको हमेशा आगे उसको चिकोटी काट रहे हो, उसको पत्थर मार रहे हो जबरदस्ती, मतलब हाँ, ये उसके बहुत ही हाथ बांध दे रहे हो, उसकी कुछ ना कुछ परेशान करे, कुछ ना कुछ राइट परेशान करे हुए हो। राइट। तो ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, पागलपन है सिंपल तरीके से। और तो ये पॉइंट तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है और काफी बड़ा चेंज है ये कंट्री में, कि देश की प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजी में लीडरशिप या जनरल सिटीजनरी का वेलफेयर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कैसे बात करे, कैसे किस टोन में बात करे। तो ये तो बहुत ही अपसेट है। और so like in all these respects that you said, I believe that it's become completely upside down. And yeah, I mean, it's not probably even the best place to come and have a career, maybe. The point though is that it can be improved, और जो यहाँ पर हैं आई थिंक उनका काफी बड़ा फोकस होना चाहिए इसको इम्प्रूव करने में, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने में, आगे बढ़ाने में। तो ये अगेन एक अपसाइड डाउन चीज है कि उसको भी ये डिफिकल्ट बना रहे हैं कि जो हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं जो उनके लिए लाइफ डिफिकल्ट बना रहे हैं, और जो एकदम फैंस फांद के आ रहे हैं और उनके लिए लाइफ इजी है, या एटलीस्ट उनने एक पाथ बना रखा है। तो एनीवे या एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन एंड काउंटर इंट्यूटिव। इस पे जो अगर इसको इलेक्शन से जोड़े तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट ट्रम्प और कमला में जो है वो लाइक वो इमिग्रेंट्स उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये दोनों के बारे में? देखो, इलीगल इमिग्रेंट के लिए तो कमला ही बढ़िया है। अगर आपको मतलब एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट दीवार फांद के आना है, या एक मेटाफोरिकल दीवार फांद के आना है, तो आपके लिए तो कमला ही बढ़िया है। ट्रम्प उनके लिए तो, इलीगल इमिग्रेंट के लिए तो एटलीस्ट नोशनली घटिया है, एक्चुअली में क्या हो पता नहीं। एक्चुअली मैं एक वो दिखाता हूँ आपको, डेटा ड्रिवन वो करता हूँ मैं, एक इमेज दिखाता हूँ, तो हम उसमें देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है इमिग्रेंट्स के लिए। हाँ, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये आपको पिछले कुछ सालों का वो बता रहा है कि कितने इमिग्रेंट किस तरीके से आए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये डेटा करेक्ट है, बट जो भी है कहीं से कांग्रेशनल बजट ऑफिस से डेटा आया है, तो मतलब ठीक ही होगा। तो बुश के अंडर ये जो एलपीआर हैं, लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, आप देखोगे करीब करीब आधा मिलियन से 1 मिलियन के बीच में रहते हैं हमेशा सबके अंडर। ट्रम्प के अंडर यहाँ थोड़ा सा कम है आखिरी सालों में, बट लाइक मोर और लेस इतना ही है। दूसरा है आईएनए, नॉन इमिग्रेंट जो टेम्पररी आए हैं, सीजनल वर्कर, फॉरेन वर्कर, वो सब ट्रम्प के अंडर 2017 में काफी आए, 2018 में शायद कम हो गए, बट
19 में भी कम हो गए बट 2020 में है। तो अगर आप टेम्पररी वर्कर हैं तो आपके लिए थोड़ा वो है, पर अगर आप इलीगल हैं तो आपके लिए बाइडेन तो भगवान समान था। और ये कंटिन्यू करेगा कि ये क्लियर पाथ है कि कितना ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट आया है अमेरिका में। और ये अगेन कांग्रेशनल डेटा है, तो आई डोंट थिंक कि ये डेटा गलत है या फेक है या जो भी है। सो इट्स एक्चुअल ट्रू डेटा। और ये जो करीब 7-8 मिलियन लोग 3-4 साल में जो आए हैं एक्स्ट्रा, ये एक्चुअली नेगेटिव हैं लीगल इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो सरकार फिर इमिग्रेंट को एक ही ब्रश स्ट्रोक से वो करती है, पेंट करती है, और फिर लीगल इमिग्रेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका यही है ना कि इक्विटी लानी है सबको। तो अब वो कहेंगे लीगल इमिग्रेंट को कम एंटर करवाओ और इलीगल इमिग्रेंट को ज्यादा एंटर करवाओ तो इक्वल हो जाएगा। इलीगल इमिग्रेंट को ज्यादा सर्विसेज दो, तो क्योंकि ये लीगल वाले तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट इलीगल वाले नहीं कर रहे हैं, के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्हें देनी चाहिए। सो मोटा मोटी मेरे को लगता है कि इलीगल के लिए कमला बेटर है और शायद लीगल के लिए ट्रंप बेटर है। लीगल के लिए स्टिल अ टॉस अप, बिकॉज जब ट्रंप आया था तो कुछ ऐसा भी हुआ था कि उसने प्रीमियम प्रोसेसिंग कैंसिल कर दी थी कुछ टाइम के लिए, कि आप अगर H1B के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अब 2 हफ्ते में पता नहीं चलेगा कि वीजा अप्रूव हुआ है या ट्रांसफर हुआ है। सेम विद ग्रीन कार्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ खास किया नहीं है, बट आई थिंक उसके अंडर ये प्रीमियम प्रोसेसिंग वगैरह रही है ज्यादा। और मेरे को ये याद नहीं कि प्रीमियम प्रोसेसिंग इसलिए कैंसिल हुई थी क्योंकि कोविड था या कुछ और था। कोविड के बाद तो और हड़कंप मच गया है कि महीनों महीने तक लोगों को अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही है, और अब सब कुछ सलाह मील के थ्रू हो रहा है, आप बाकी कुछ कर नहीं सकते। तो ये थोड़ा टॉस अप है, बट ये है कि इलीगल इमिग्रेंट के लिए जिनको दीवार कूद के आना है उनके लिए तो डेमोक्रेटिक पार्टी बेटर है। और जो यहाँ की सिटीजनरी है, जो सिटीजन्स हैं, हम्म सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि उनके लिए कौन बेटर है, राइट? उसी में कंट्री 50-50 स्प्लिट है कि हाँ आधे लोग सोचते हैं कि कमला बेटर है देश के लिए, और आधे लोग सोचते हैं कि देश के लिए ट्रम्प बेटर है। हाँ और उसमें एक इमिग्रेशन एक इश्यू है, लेकिन इस इलेक्शन का जो पिवटल इश्यू है वो ये है कि देश के लिए कौन अच्छा है। तो इस पे अगर थोड़ी बात करें कि हम थोड़ा एक्सप्लोर करें कि ये 50% कमला वाले क्या सोचते हैं या 50% ट्रम्प वाले क्या सोचते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि बिना अब हम अपना पॉइंट दिए कि हमको कौन सा पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग लगता है, हम कैसे एक एक करके इमेजिन करते हैं कि कमला के सपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं और ट्रम्प के सपोर्टर्स क्या सोच रहे हैं? तो आप टेक इट, whichever one you want first and then we can riff on it. तो ट्रम्प के सपोर्टर्स, अगेन हम थोड़ा बबल में रहते हैं, तो हम थोड़ा ट्विटर पे रहते हैं, हम थोड़ा टेक में हैं, और टेक में हवा इस बारी तो ट्रम्प की ज्यादा चल रही है, ज्यादा बड़े लोग ज्यादा ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। मेन चीज ट्रम्प के सपोर्ट में ये है कि उसने क्या किया जब वो 4 साल प्रेसिडेंट था, कैसे किया, उसने एक्चुअली किया या नहीं, या फिर उसके ना चाहते हुए भी हो गया, लाइक वो सारी बातें अगर आप एक तरफ रख दो और सिर्फ ये देखो कि क्या हुआ, तो डेटा तो यही कहता है कि इन्फ्लेशन कम थी, रियल वेज ग्रोथ थी, इलीगल इमिग्रेशन कम थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइक तो कोविड की वैक्सीन बहुत जल्दी आ गई, लाइक DEI के अगेंस्ट थोड़ा पुश बैक आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो मोटा मोटी उन जस्ट डेटा पॉइंट्स में तो ट्रम्प बेटर रहा है। तो ट्रम्प के सपोर्टर सारे यही बोल रहे हैं कि ट्रम्प के अंडर देश ने बेटर किया, चाहे ट्रम्प ने जैसा मर्जी किया हो, उसकी सरकार ने बेटर किया, क्योंकि ट्रम्प अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसकी टीम ही करती है, बाकी लोग जो सरकार में वही करते हैं। Right. और बाइडन के अंडर सब कुछ गलत हुआ, और काफी कुछ गलत हुआ, सब कुछ गलत नहीं हुआ। इलीगल इमिग्रेशन बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, गवर्नमेंट डेट तो दोनों के अंडर बहुत बढ़ गई, 35 ट्रिलियन की गवर्नमेंट डेट पहुंच गई है, जिसपे अब $1 ट्रिलियन सरकार को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा साल का। इसका एक वो है कि पता नहीं, मैंने पहले कभी सुना था, वो कहते काम करो या ना करो पर फिक्र जरूर करो, फिक्र करो या ना करो पर जिक्र जरूर करो। तो ये वो है कि आज का कॉर्पोरेट कल्चर को दिखाने का, तो बोलने का तरीका है। तो कमला की सरकार वो है कि वो काम करे या ना करे, वो एंड में जिक्र जरूर कर रही है हर चीज की,
कि ये भी होना चाहिए, सबके सबके पास इक्वालिटी होनी चाहिए, पर रिजल्ट्स में कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है। और ट्रंप का ऐसा था कि वो जिक्र करे या ना करे या कुछ भी करे, बट काम में उसका ठीक हो गया। अब चाहे तुक्का लगा हो, चाहे एक्चुअली में उसने बहुत दिमाग लगाया हो, या जैसे मर्जी किया हो, तो उसका काफी बेटर रहा। उसके 4 साल काफी बेटर रहे। तो ये डिवाइड है। और सब जो मेन चीज है जो कमला के सपोर्टर्स में है, वो ये कि ट्रंप घटिया आदमी है। राइट। वो और कुछ करते ही नहीं। आप बोलो कि पर इन्फ्लेशन कम थी, वो कहते ट्रम्प घटिया आदमी है। आप बोलो कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई नहीं हुई कहीं, या कहीं देश में लड़ाई नहीं हुई उन 4 साल, शायद कोविड भी था, बट वो कहते ट्रम्प घटिया आदमी है। वो बोलो कि अच्छा वेज ग्रोथ हुई, ट्रम्प घटिया आदमी है। तो उनका ऐसा रहता है। और कहते हैं कि राइट। तुम घटिया आदमी को कैसे सपोर्ट कर सकते हो। राइट। तो ये उनका ये उनका मेन है। उनको बोलो आदमी घटिया है, काम चाहे ठीक कर रहा हो। राइट। एग्जैक्टली। आपने आपने क्या देखा? सो मैं तो सिटीजन हूँ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूएस खूब प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ डिस्कोर्स है वो इतने निम्न स्तर का है। मतलब इत, निम बोले तो गिरा हुआ। हाँ, एकदम कोई ठीक से कोई पॉलिसी, कोई मेरिट्स या डीमेरिट्स तो डिस्कस होता ही नहीं है। ये तो जस्ट पर्सनालिटीज पे चल रहा है कि वो देखो ट्रम्प कैसे कपड़े पहनता है, कैसे बातें करता है, या और कमला पे भी सेम है कि वो देखो कैसे हंसती है। ये तो लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स है यूएस में। हाँ। उससे मुझे बहुत परेशानी होती है। बट आई थिंक ये भी पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि इनके फाउंडिंग फादर्स इतने जीनियस हैं हम्म। कि उनने ऐसे सेटअप किया है देश कि शायद कौन प्रेसिडेंट है ये उतना मैटर नहीं करता। वॉरेन आ, बफेट की एक कोट नहीं थी कि बिल्ड अ कंपनी सो गुड दैट एनी इडियट कैन रन इट बिकॉज सूनर और लेटर यस, समवन विल। यस, एग्जैक्टली। तो द फाउंडिंग फादर्स हैव बिल्ट अ कंट्री सो गुड दैट idiots are running it, and I think they do control a lot of foreign policy. प्रेसिडेंट के हाथ में काफी फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल है। और उसके अलावा आई थिंक बहुत ज्यादा शायद पावर नहीं है, विच इज बोथ रिलीफ एंड लिटिल सैड। मेरा इस पे जो थिंकिंग है वो ये है कि इनके हाथ में जो है विच इज फॉरेन पॉलिसी, उसमें सबसे क्लियर कौन बात करता है और कौन देखता है दुनिया को, वो ट्रम्प है। वो सिंपल ये बोल रहा है कि बाकी लफड़ों में नहीं पड़ना। कोई वहां पे लड़ रहे हैं दो लोग, उनको हमको जाके उसमें कुछ नहीं करना, अपना घर देख रहे हम्म। हैं, हम्म। अपना हमें अपना वो पैसे बचा के हमें अपने शहर और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है। तो ये हाँ। उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट कहीं पे थोड़ी सी तो कुछ पॉलिसी है। हम्म। अ, एक वैसे तो ये देसियों की पॉलिसी है कि हमें क्या करना है, बाकी दुनिया लड़ाई कर रही है, हमें क्या करना है, हमें तो अपने पैसे बनाने हैं, हमें तो अपना घर रखना है। तो इन थ्योरी तो ये कमला के रूट से आनी चाहिए, बट ये ट्रम्प से ज्यादा आई है। राइट। ये और ये काफी डीप पॉइंट है, क्योंकि जब कोल्ड वॉर एकदम जब स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स में से है, नॉन अलाइंड हम्म। कंट्रीज में से, कि हम साइड हम्म। नहीं लेंगे। हम्म। हमको ना रशिया से दोस्ती करनी है, यूएसएसआर से नहीं करनी है, और यूएस से नहीं करनी। हम जस्ट अपना हम्म। काम करेंगे, अपनी खेती करेंगे अपना। हाँ। और तो ये डायरेक्शनली ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है आई थिंक देश के लिए। और दूसरा जो पॉइंट है, जो अगेन डायरेक्शनल टोन जो एक प्रेसिडेंट सेट करता है, वो टूवर्ड्स डीरेगुलेशन, मतलब कि कम रूल्स लगाएं, हम्म। कम रेफरीज हों और ज्यादा हम्म। खिलाड़ी हों। हम्म। तो रेफरीज टू खिलाड़ी का जो रेशियो है वो यूएस में, जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला, कि बहुत ज्यादा स्क्यूड हो गया है, अपसाइड डाउन है। हम्म। हम्म। और तो उससे ना वो गेम चल ही नहीं पा रहा है, कोई ना कोई रेफरी सीटी हम्म। बजा रहा हम्म। है कंटिन्यूसली। तो आई थिंक ट्रम्प का जो डायरेक्शनल इंटेंट है इज हम्म। टुवर्ड्स having less referees, हम्म। which for a country like US would be a boon. And अगर ये थोड़ी सी भी एक डीरेगुलेशन की वेव आती है, तो मुझे लगता है कि यूएस के गोल्डन ईयर्स वापस आ जाएंगे। तो एनीवे, सो माय व्यू इज कि मैं ये सोचता हूँ प्रेसिडेंट क्या कंट्रोल करता है, जिन चीजों को वो कंट्रोल करते हैं उसमें कौन कुछ सही बोल रहा है। और कमला तो
कुछ कंटेंट बोल ही नहीं रही है, मतलब लाइक इट्स वेरी हार्ड टू कोई सी। कोई हाँ, कोटेबल कोट ही नहीं है, वो तो सेम राइट, चीजें पढ़ रही है बार बार, मतलब राइट, वो पक्का इंडियन स्टूडेंट है, जो किताब में लिखा है उतना रट्टा मार लिया, उतना ही बोलती है आगे, उतना ही राइट, आंसर, कुछ भी सवाल पूछो आंसर वही लिखेंगे जो आता है। या एकदम तो उसका ऐसे ही चलता है। हाँ हाँ, तो वो कुछ बार कुछ अनबर्डन करे जा रही है, बर्डन फ्यूचर का कुछ बर्डन है हाँ उसको, और आ, हाँ कुछ स्टार्टिंग में बिल्ड बैक कुछ बेटर था, कुछ 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 भी, हाँ तो लाइक उनका कंटेंट जीरो है। आई थिंक हाँ देयर इज nobody can tell other than just a vague feeling that she feels just like not Trump. हाँ What is the actual substance? इनकी कहना क्या चाह रही है, क्या हाँ। करेगी, वो किसी को नहीं पर पता। अगर एक तरीके से सोचे तो यही बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप यूएस को एक कंपनी की तरह देखो और बोलो कि अब कंपनी का सीईओ तो सब काम नहीं करता, उसको सब आता भी नहीं है, पर क्या कंपनी का सीईओ ऐसी कंपनी चलाएगा, बोलेगा कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है और मैं थोड़ा स्ट्रांगली डायरेक्शन डिसाइड करूंगा, या मैं, मेरे को कुछ हवा ही नहीं है, मैं बस एक पपेट हूं एक तरीके से। तो अगर आप ये देखो जितनी भी कोट अनकोट फाउंडर लेड कंपनीज हैं, वो काफी अच्छा करती हैं, क्योंकि फाउंडर काम तो सारा नहीं करता, बट वो चाहे डायरेक्शन डिसाइड कर देता है, चाहे टीम अच्छी रखता है, या जैसे मर्जी करता है। और ऐसा कोई सीईओ नहीं है, या ऐसे सारे जितने भी सीईओ जो सिर्फ नाम के सीईओ हैं, जो एक्चुअली नहीं कर रहे हैं कुछ, उनकी कंपनियां बहुत घटिया कर रही हैं। तो अगर अमेरिका को कंपनी की तरह देखो तो शायद कमला वो सीईओ है जो कुछ नहीं करेगी, मतलब बस जाके बोलेगी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन दे नहीं पाएगी कंट्री को, चाहे सही हो चाहे गलत हो। और ये आई थिंक डेमोक्रेट्स की ये काफी बड़ी बीमारी है हम्म कि वो लोग अच्छी साउंडिंग चीजें बहुत बोलते हैं। हम्म तो मैं एक बार तो जैसे अब ये बोलते हैं कि अच्छा इक्वालिटी होनी चाहिए, तो कोई भी इमिग्रेंट अगर कम्युनिस्ट कंट्री से आया है, वो अपना हेड स्क्रैच करके सोचता है कि ये लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, हाँ मतलब लाइक ये सब हम ट्राई कर चुके हैं, हम्म और ये चलता नहीं है, हम्म मतलब इसका इसका जो इस इंटेंशन का जो एंड आउटकम बहुत ही ग्रुसम है। हम्म एंड तो ये सारे इमिग्रेंट्स थोड़े से पजल्ड हैं मेरी तरह कि ये ये वर्ल्ड वाइड ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हम्म हैं, यूएस खुद इन चीजों के अगेंस्ट लड़ा और विक्टोरियस हुआ, हम्म और ये हम्म कहाँ से ये डेंजरस आइडियाज वापस आ रहे हैं इन हम्म द जस्ट बिकॉज दे साउंड नाइस हम्म doesn't mean that it's a good policy, हम्म and because you have to think very hard like a chess हम्म grandmaster, हम्म a हम्म few moves ahead, हम्म and कि इनका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो ये बातें हम्म इतनी ऑब्वियस हैं कि हम्म यहाँ के ये स्मार्ट लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये बहुत ही हम्म पजलिंग है। और हम्म तो ये डाइवर्सिटी, एक्विटी, इंक्लूजन, ये सब जो बातें करते हैं, हम्म ये इतनी पजलिंग है कि अच्छी खासे पहले इनके आइडियाज थे, मेरिट पे चलो, हाँ। आ, आई कौन, थिंक या इमिग्रेंट के लिए तो वैसे मेरिटोक्रेसी और अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए है, हम अमेरिका क्यों आए, आप अमेरिका क्यों आए, क्योंकि हमें लगा अमेरिका मेरिटोक्रेटिक है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर ये दोनों चीजें चली जाएंगी तो अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा। और अमेरिका के पास वेल्थ इतनी ज्यादा है, स्ट्रांग पोजीशन इतनी ज्यादा है, कि लोग भूल जाते हैं कि कितनी मेहनत लगी यहाँ तक आने में। अब मैं पिक्चर का नाम भूल रहा हूँ, पिक्चर में शायद अजय देवगन और अमिताभ बच्चन वगैरह, खाकी, शायद पिक्चर का नाम खाकी है। तो उसमें एक बंदा है उसमें जो खराब नेता है, वो अपनी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, और कोई उसका चंपू सा बंदा आता है ऊपर कुछ उसको न्यूज देने, तो या कुछ डील क्रैक कर रहा है, और वो बंदा बहुत एक्साइटेड है जो भी। तो मिनिस्टर उससे पूछता है, कहता है कि अच्छा तुम यहाँ तक कैसे आए। तो कहता है कि मैं लिफ्ट लेके आया। तो मिनिस्टर, और ये बिल्डिंग ऊंची है मुंबई के बीच में, तो कहता है मैं यहां तक पहुंचा सीढ़ियां चढ़ के, और उसमें कई मेरे अपने भी थे जिन पे मैं चढ़ के आया, जो सीढ़ियों पे मरे पड़े। तो लाइक आज की डेट में जो आप इंजॉय कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और लोगों को बस लगता है वो लिफ्ट लेके सीधा यहाँ तक पहुंच गए हैं। राइट, तो उस चीज में उन्हें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने का, या ये लगता है कि ये बिलीनियर बाकियों के पैसे खा रहे हैं, सब कुछ खा भी रहे होंगे, बट लाइक जनरली लोग एक्चुअली वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और उसमें से कुछ हिस्सा वो लेते हैं, तो जिससे वो बिलीनियर बनते हैं।
मार्गरेट थैचर की कोट भी है, कहती है द प्रॉब्लम विद सोशलिज्म इज दैट यू इवेंचुअली रन आउट ऑफ अदर पीपल्स मनी। अमेरिका में जो भी आ रहा है, अगर बाकी दुनिया अमेरिका आना चाह रही है, वो सोशलिज्म की वजह से नहीं आना चाह रही है, वो यहाँ के मेरिटोक्रेसी और अपॉर्चुनिटी की वजह से आना चाह रहे हैं। नहीं तो हर कोई रशिया भागना चाहेगा, या हर कोई बाकी देश जहां सोशलिज्म है वहां भागना चाहेगा, कोई नहीं जा रहा है। और यहाँ का जो सबसे माइंड ब्लोइंग फंडा है यार, वो अगर एक बार किसी को समझ आ जाए तो काफी प्रोफाउंड है। वो सिंपल ये है कि पैसे बनाने के लिए दूसरे से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पाई बड़ी कर सकते हो। हाँ। तो ये जो एक इतना सिंपल सा सच है, इतना सिंपल है, मतलब जो कॉन्स्टेंटली फाइनाइट रिसोर्सेस के लिए लड़ते आए हैं बचपन से, उससे आईआईटी में 10 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं 4,000 सीटों के लिए, लाइक वैसे यस, इस तरह की चीजें। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो उस माइंडसेट से शिफ्ट होना कि आपको आप जस्ट इन्वेंट करके पाई बड़ी कर सकते हो, ये इतना सिंपल सा और प्रोफाउंड सा कॉन्सेप्ट है हाँ। कि और एनीवे सो ये एक चीज आपने और बोली थी रोहित कि कि ट्रम्प थोड़ा मोदी जैसा है, एक दिन आपने बोला। हाँ, मतलब ऐसा है कि लाइक थोड़ा रेटरिक थोड़ा खराब है। अब मुझे नहीं पता, मेरे मतलब दोनों साइड वो हैं। कुछ मेरे एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, क्योंकि अब तो मैं इंडिया में इतने साल से रहा नहीं हूँ, पर मेरे कुछ एक्सटेंडेड रिलेटिव्स तो फुल मोदी सपोर्टर हैं, और Right, कुछ फुल एंटी मोदी हैं। तो दोनों दोनों साइड के वो लोग हैं, और फुल मोदी सपोर्टर वो हैं, वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है मोदी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, पॉवर्टी से हमने इतने सारे लोगों को निकाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मोदी चाहे तानाशाह हो, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी जिंदगी बेटर होती जा रही है, तो उन्हें उससे मतलब है। इसलिए मोदी जनरली लैंडस्लाइड विक्ट्री रही है मोदी की। आई थिंक लास्ट वाली इतनी नहीं थी। पर जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी हरामी है, या उसको नेगेटिव वो बोलते हैं। तो वो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। भाई ये इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है ना, वो इंडियन क्रिकेट टीम की तरह है, वो बाहर जाके मारते हैं। ये ये कनाडा में जाके वो मार रहे हैं लोगों को। तो तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो हम ये करेक्ट करना चाहेंगे कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं और हाँ, बहुत ही हमारे लिए तो बहुत पावरफुल अच्छे है। हैं। हाँ। बट एनीवे प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू जस्ट ऑफिशियल करेक्शन कर रहा था मैं कि हाँ, मतलब ऐसा ये नहीं है तो कि हम लोग बाहर बैठे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ। ये पर मोटा मोटी यही है कि जो मेरे दोस्त हैं जिनको मोदी सही इतना सपोर्टिव नहीं है, जो मोदी के नॉन सपोर्टर जो हैं वो उनका फंडा थोड़ा अलग चलता है। तो मैंने उनकी बातें सुनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे ज्यादातर जनता को चाहिए कि देश आगे बढ़ रहा है, या टेक्नोलॉजी में देश आगे बढ़ रहा है। मैं दिल्ली खुद गया था अभी कुछ महीने पहले, तो मेरे को लगा दिल्ली ज्यादा क्लीन है, मेरे को पोल्यूशन कम लगा, गंदगी कम लगी, सो ऑन सो फोर्थ। सो वो सब बेसिकली आउटकम्स हैं। अब आप राइट चाहे ये बोलो कि गलत तरीके से लिए आए हैं आउटकम्स, या रेटरिक ठीक नहीं है, या अपने अपोनेंट्स के लिए ठीक नहीं है, जो भी बातें हैं राइट वो सब एक तरफा है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रम्प थोड़ा मोदी जैसा है इन दैट सेंस कि देश का भला हुआ है, बट रेटरिक सबको पसंद नहीं आता। राइट। या और आई थिंक जो कॉमन थ्रेड है दोनों के बीच में, वो एक पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म। आई थिंक हम्म। ये दो अपने आप के एक सॉर्ट ऑफ मेगा ट्रेंड्स हैं जो दोनों ने काफी अच्छे राइड किए हैं। हम्म। या और उनकी हवा, मतलब एटलीस्ट यूएस में तो 2016 में काफी फील हुई कि हम्म। जब पहली बार ट्रम्प आए कि आ, जो यहाँ की सिटीजनरी है, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, हम्म। वो हम्म। वो जिसको जो यहाँ की जिसको रस्ट बेल्ट बोलते हैं, जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग थी, जो यहाँ की हम्म। हम्म। यहाँ के जो मेकर्स या बिल्डर्स थे, जो क्राफ्ट्समैन जो हाथ से काम करते हैं और लैपटॉप पे दिमाग लगा के नहीं कर रहे, जस्ट एक्चुअली में कुछ बना रहे हैं, हम्म। वो लोग पिछले 20 साल में काफी सफर कर रहे हैं क्योंकि सारा ये सामान अब चाइना में बन रहा है। हम्म। तो उसके अगेंस्ट एक केवल यूएस में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड एक बैकलैश है कि साइमल्टेनियसली कई सारे कंट्रीज में राइट विंग गवर्नमेंट्स आई। हम्म। तो ट्रम्प और मोदी का एक एक पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट लिंक भी काफी डीप है कि हम्म। ये उस सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम्म। पॉलिटिक्स में। थोड़ा बहुत दूसरा उनका जो लिंक है कि
ट्रम्प एक्चुअली में, एंड आई डोंट नो मोदी जी का क्या एक्चुअली में है, पर ब्रांडिंग ये है कि हम आउटसाइडर्स हैं, और वो काफी अपीलिंग है लोगों को अपने आप में। इनका जो तीसरा था कि ये लोग मीडिया एलिट्स के अगेंस्ट काफी कॉम्बैटिव हैं तीनों। लाइक उसके पहले ये होता था कि पॉलिटिशियन और इसको लोग कुछ बोल रहे हैं तो लोग ना थोड़े डर के ये सोचते थे कि कैसे रिस्पॉन्ड करें मीडिया को। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग एकदम खुले सांड की तरह है। खुले सांड के, इनको एलिट्स एलिट्स को ये बिल्कुल भाव नहीं देते, और जो कि अगेन काफी अच्छा है, क्योंकि यू नो एलिट्स के रॉन्ग आइडियाज कैन लीड अ होल बंच ऑफ कंट्रीज इन डाउन अ रॉन्ग पाथ। एंड सो एनीवे, आई जस्ट थॉट कि आपने जो एक बार बहुत पहले ऑब्जर्वेशन बोली थी थोड़ी, वो अच्छी थी, काफी सटलिटी है उसमें कि इन दोनों में थोड़े कॉमन थ्रेड्स हैं। ये एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये यहाँ के जो टेक लोग हैं, यहाँ से मतलब यूएस के बोल लीजिए, बे एरिया या सिलिकॉन वैली, उनके लिए क्या लगता है आपको, वो कैसे सोचते होंगे इलेक्शन के बारे में? आई थिंक शायद मेरे किसी दोस्त ने बोला था ये कि हमारा तो यही कि जो बनाएगा हमें रेजिडेंट वही होगा हमारा प्रेसिडेंट। उनका तो उन्हें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, उन्हें ग्रीन कार्ड चाहिए, उन्हें वीजा चाहिए, उन्हें कोई मतलब आई थिंक क्या कहते हैं गुर्बत में प्रिंसिपल्स क्या लेके आए वो, मतलब जब तक खुद स्टेबल नहीं है तब तक वो क्या प्रिंसिपल फाइट लड़ेंगे, राइट? लाइक सो उनका मेन है कि यार हमें तो जल्दी से जो कौन ग्रीन कार्ड देगा तुम बताओ जल्दी से, हम उसके लिए हम आगे उसी के लिए वोट करेंगे बस। तो लोगों का मेन पर्सपेक्टिव सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए है, नौकरियों के लिए है। ये सब इंडिया छोड़ के आए हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं, जो भी है, उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। उन्हें ये नहीं चाहिए कि H1B एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है, फिर ग्रीन कार्ड नहीं लग रहा है, फिर निकाल दिया, अभी वो नहीं मिलती हैं, वीज़ा के लिए डेट्स नहीं मिलती हैं तो वो इंडिया नहीं जा पा रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो थोड़ा फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। इसका मैं वो बताता हूँ, एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ इसका। ये तो बंदे ने $8 बिलियन की कंपनी बना दी, और तो ये अरविंद श्रीनिवास है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं। तो ये को फाउंडर और सीईओ है इसका परप्लेक्सिटी का, और ये खुद कह रहा है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय ग्रीन कार्ड फॉर द लास्ट 3 years, स्टिल हैवंट गॉटन इट। भाई की कंपनी 4 बिलियन की थी पहले, अब 8 बिलियन की पे रेस कर रहा है, तो कर ही रहा होगा, शायद 10 पे रेस कर ले। तो ये तो मतलब 0.01% लोगों में से है, तो और इसका छोड़ सकते और भी 0 ऐड कर सकते हो। तो मतलब ऐसे लोग अगर वेट कर रहे हैं तो मतलब इट्स उनका मेन गोल यही है कि वो इसी चीज के लिए फाइट में है, क्योंकि वो यहाँ रह के कुछ बनाना चाहते हैं। तो ज्यादातर it's just like part of the upside down thesis that you have. हाँ It's like people like him are हाँ wondering हाँ कि मेरा इमिग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। ये हाँ ट्रूली एक्सेप्शनल बंदा है। इसने जो प्रोडक्ट बनाया है, इसने जो कंपनी बनाई है, ये मतलब एक रिमार्केबल अचीवमेंट है कि एक कंपनी गूगल, जिसको पूरे इंटरनेट में कोई आज तक सोच नहीं पाता कि मैं उसको कभी भी हराऊंगा, लाइक ये आइडिया 20 साल में जिसको भी आया है उसको ये बोला गया है बैठ जाओ, वापस जाओ, बैठो, वापस सोचो क्या करोगे। शांत गदाधारी भीम शांत। एंड और उसको इसने चैलेंज किया है और एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट भी बनाया है। तो ये एनीवे मैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ कि ये एक्सेप्शनल फाउंडर है। यूएस बहुत लकी है कि ये यहाँ है, और जहां तक मतलब इसके इंटरव्यूज देखे हैं तो मतलब बंदा भी बहुत अच्छा है। तो उसको ये लोग इमिग्रेशन इसका फास्ट ट्रैक नहीं कर रहे, और जो रैंडम लोग फैंस से कूद के आ रहे हैं उनका फास्ट ट्रैक हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, और ये ऐसा मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं फैन से कूद के आ रहे हैं, तो हम ऐसा मेटाफोरिकली बोल रहे हैं। मेटाफोरिकली नहीं है, ये लिटरल है। मैं जानता हूँ भाई लोगों को जो इस मेटाफोरिकल फैन से कूद के आए हैं, उससे बात करके तो मेरी आंखें सी खुल गई। तो ये पंजाब का कोई बंदा है, इसको मैं मिला किसी के किसी इंडियन की सम
इवेंट पे, और तो वो बंदा बेसिकली उसका क्या है, उससे जो मुझे समझ में आया कि ऐसे पैकेज सा बना रखा है, जैसे आप छुट्टियों पे जाते हो ना, तो आपको कहते हैं हम इस होटल में ठहराएंगे, फिर हम आपको बस से यहाँ लेके जाएंगे, फिर ये डे टूर होगा और फिर हम वापस ले आएंगे, या आगे आपको ज्यादा सैर कराएंगे। तो ये बंदे का है कि सीधा कह रहा है कि पता नहीं $10,000 या $15,000 जो भी उसे लगे, कि उन्होंने बस से यहाँ तक छोड़ दिया, फिर उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ, और फिर वहां पे जाके जो भी है यूएस बॉर्डर प्रोटेक्शन सर्विसेज को बता दो, और फिर वो तुम्हें चिट्ठी दे देंगे, या कुछ चिट दे देंगे, या कुछ पेपर दे देंगे, उसके 1-2 महीने बाद तुम्हारा वो हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। मतलब ज्यादा भी टाइम लग सकता है, बट मोटा मोटी 2-3 महीने में हो जाएगा। तो ये बंदा बकायदा पंजाब से शायद मैक्सिको गया, मैक्सिको से फिर उसे सब बस से इन्होंने वहां छोड़ा, वहां से चल के आया, और कहते जाके बस मैंने सरेंडर कर दिया, और उन्होंने बोल दिया कि अच्छा ये लो कागज, बट जब बुलाएं तो आ जाना, या ऐसा कुछ। और फिर उसके 2-3 महीने बाद इसका ईएडी आ गया। ईएडी मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये बोल दो जो $50,000 से $1,00,000 तक दे के अमेरिका में पढ़ के सिर्फ थोड़ा सा ईएडी उसे मिलता है, उसके तो आंसू निकल जाएंगे। तो ये बॉर्डर से जो चल के आया, इसका पूरा प्लान मैंने सुना कि मैं चल के आया, अब ईएडी मिल गया, मैं ट्रक चलाता हूँ, तो ये पिछले 1-2 साल से ट्रक चला रहा है। इसके जो भी पंजाबी ज्यादातर जो ट्रक चला रहे हैं यहाँ पे, जो काफी ट्रकिंग कंपनीज पंजाबी भी ओन करते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ लग के अब ये उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ ट्रक चलाता है, और इसका है कि 3 साल में मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा कि मैं रियल स्टेट एजेंट बन जाऊंगा। तो बकायदा जो वो इंडिया में ट्रकिंग और रियल स्टेट का काम है, वो अब आके बस बेसिकली अमेरिका में कर रहा है। और यही काम अगर कोई लीगली आके करना चाहे तो उसका रोना निकल जाएगा। बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होगा, और उसे इसके पास कोई अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होंगी ये सब करने की। तो ये एक्चुअली में है कि लोग एक्चुअली आ रहे हैं बॉर्डर के थ्रू, जो एंड ये बंदा सही है, मतलब जो भी है, लाइक एट द एंड ऑफ द डे ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल द शॉर्टकमिंग्स सिस्टम में जो भी हैं, बट Yeah. ही इज फाइन, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू लाइफ। Yeah, I mean, again, it is good for the individuals who are well-meaning, hardworking. Like, I don't think there is anything wrong with people doing what they think is best for themselves. But at a mass scale, when this experiment is being played out, it's a big threat to the citizenry of this country, because it's possible कि ये जो लोग आ रहे हैं ये ओवरवेलमिंगली डेमोक्रेट्स को प्रेफर करें, और उसकी वजह से परमानेंटली डेमोक्रेट गवर्नमेंट्स यहाँ इलेक्ट होती रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि because it will just stop being a democracy. And I think ये भी एक ironic चीज है कि डेमोक्रेट्स बोलते हैं ट्रम्प इज लाइक सम थ्रेट टू डेमोक्रेसी, जबकि वो लोग खुद परमानेंटली यूएस को ब्लू पेंट करना चाहते हैं। सो अगेन, इट्स ये काफी कॉम्प्लेक्स है इसके बारे में बात करना, क्योंकि इंडिविजुअल्स की स्टोरीज बहुत अमेजिंग है, इंडिविजुअल्स की स्टोरीज एंटरप्राइजिंग है, इंडिविजुअल्स अच्छे हैं, वेल मीनिंग है, और हार्ड वर्किंग है, और होपफुली कंट्रीब्यूटिव है, एक्सट्रैक्टिव नहीं है देश के लिए। लेकिन मास स्केल पे ये पॉलिसीज का एडवर्स इफेक्ट इस देश को सोचना चाहिए ज्यादा। तो एनीवे, सॉरी, आई एम साउंडिंग लाइक सम पॉलिटिशियन आई थिंक, बट कोई बात नहीं, ये तो हमारा ऑथेंटिक सच है। पर एक और चीज हमने बोली थी व्हेन यू सेड कि आपका एक कोई डीप कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में, वो ये कि आप इमिग्रेंट्स का कंट्रीब्यूटिव व्यू लें या एक्सट्रैक्टिव व्यू लें। या दुनिया में दो व्यू होते हैं कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप सोसाइटी से निकाल रहे हैं। ये थोड़ा अलॉन्ग द सेम लाइंस ऑफ कि पाई बड़ी करके पैसा कमा सकते हैं, रादर देन किसी और से छीन के पैसा कमाना। तो इस चीज पे लाइक ट्रम्प और कमला में, या इमिग्रेंट और जो यूएस सिटीजन्स हैं, इस एंगल से कंट्रीब्यूटिव व्यू वर्सेस एक्सट्रैक्टिव व्यू में क्या आपके थॉट्स हैं, क्या विचार हैं? हाँ, ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि मेरा जो पर्सनल व्यू है वो थोड़ा सा लीनिंग टुवर्ड्स फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिविजुअल्स, लिबर्टेरियनिज्म, कि जो करना है करो। I am not, who am I to judge someone else?
and so on. So that's with that context. I sometimes meet immigrants that like मेरे को लगता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं या बहुत ही एक्सट्रैक्टिव वे में सोचते हैं कि किसी और के घर में गए हैं वो, तो उन्हें वहां की चीजें ठीक से नहीं रखनी, चाहे वो बेसिक सिविक ड्यूटीज हो कि ट्रैश कहाँ फेंकना है, चाहे वो बड़े बड़े डिसीजंस हो कि वो अपनी कम्युनिटी को या सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करें या थोड़ा बहुत करें, मतलब बहुत ज्यादा कोई मैं बहुत बड़ी बात भी नहीं करना चाहता, एकदम कोई लॉफ्टी गुड साउंडिंग बातें, बट जस्ट प्रैक्टिकली हैव दैट लीनिंग towards being more contributive and I मेरा ये पर्सनल व्यू है कि एक अच्छा गेस्ट, ये मेरी पर्सनल वैल्यूज हैं, अब ये कहाँ से आई हैं, हो सकता है मेरे पेरेंट्स आई हो, कि एक अच्छा गेस्ट वो है जो कोशिश करे कि वो घर को जैसे उसने पाया था उससे बेहतर सिचुएशन में छोड़ के गया, या एटलीस्ट इक्वल. सो आई थिंक ये मेरा मैं थोड़ा सा पर्सनली डिसहार्टन होता हूँ जब मैं इमिग्रेंट से बात करता हूँ, वेयर दे समहाउ डोंट फील लाइक दे आर गेस्ट्स हियर, दे फील कि थोड़ा एंटाइटलमेंट है, कि मतलब एज इफ लाइक यूएस ओज देम समथिंग, वर्सेस थिंकिंग जैसे जॉन एफ कैनेडी कहता था सिटीजन्स को कि आप ये मत सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया है, आप ये सोचिए आपने देश के लिए क्या किया है. अच्छा, जॉन एफ कैनेडी कहता था? मेरे को लगा ये तो पठान में डायलॉग था. शाहरुख खान यही कह रहा है. एनीवेज, सॉरी, कंटिन्यू. ये कहीं से आया है मुझे नहीं पता, हो सकता है डेफिनेटली जॉन एफ कैनेडी ने शाहरुख खान को सुना हो. लेकिन तो डायरेक्शनली आई थिंक जो डिमीनर है, तो अगेन आई नो कि ये थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ इट साउंड्स प्रीची, आई एम नॉट लाइक सम परफेक्ट पर्सन दैट वांट्स टू प्रीच. Just practically it's more inspiring to come to such a great place that is very inviting, where you can actually build amazing things, where if you come with a contributive view, a view that you need to leave this place better than you found it, it's just a much more optimistic and inspiring way to be as an immigrant than this kind of extractive view where I can ignore all of my basic civic duties and I could just take as much as I can from this place and just go and leave and so there is that sort of, when I meet these people, I try to, the conflict is that I don't want to judge them because I'm purely libertarian, like you should be however you want to be, but it makes me a little bit sad to speak with such immigrants. तो सारी बातों में एक्चुअली जो मुझे बात समझ में आई वो ये कि अभिजीत बहुत बढ़िया एयरबीएनबी गेस्ट है, क्योंकि जैसा घर उसे मिला था उससे बेटर छोड़ के जाएगा, साथ में थोड़े डॉलर और छोड़ के जाएगा जो दिए हैं. प्लेटफॉर्म के अलावा भी छोड़ के जाएगा, पैसे सब चमका के जाएगा. तो वो तो यूएस का कल्चर है, ये टिपिंग कल्चर है, मतलब $5 की कॉफी है, साथ में मिलती है क्योंकि दो. हाँ, वो भी है. खैर, तो आगे थोड़ा अब ये देखते हैं कि ट्रम्प या कमला में से हमें क्या लगता है कि ये जितने भी टेक एम्प्लॉयज हैं, जो जितने H1B वाले हैं, जितने ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं, इन सब लीगल इमिग्रेंट्स का क्या होगा, मोर और लेस, लाइक कौन किसके लिए बेटर है. तो उस एंगल में मैं एक चीज से स्टार्ट करता हूं. मैंने अभी रिसर्च करके देखा, अब आई एम अज्यूमिंग कि ये सब ट्रू है जो मैं दिखाने वाला हूं. जो मेन बात है कि वो ये कि ट्रम्प जब आया 2016 में, तो उसके अंडर जो है उसकी जो ये कॉन्ट्रास्ट विद प्रीवियस पॉलिसीज लिखा है, बट ये मैं प्रीवियस पॉलिसी बता रहा हूँ कि उसके अंडर जो है लीगल इमिग्रेशन भी लिमिट हो गई थी, जो मैंने बीच में ही बताया था कि शायद उसने प्रीमियम प्रोसेसिंग हटा दी थी या टाइम लंबा कर दिया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगेन लाइक ये थोड़ा कोविड का इम्पैक्ट भी है, तो आपको उससे थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा कि अगर कोविड नहीं होता तो क्या होता वाला हिसाब. उसके अंदर ग्रीन कार्ड कम इशू हुए, पर कम इशू इसलिए हुए क्योंकि उसने कुछ किया था या कोविड की वजह से ही सब कुछ बंद हो गया था और सब कुछ अब रिमोट चला गया था. फिर उसके अंडर अब लिखा है कि 12 मिलियन 1,20,00,000 और नॉन इमिग्रेंट वीजा भी कम इश्यू हुए, बट अमेरिका साल के 10 मिलियन नॉन इमिग्रेंट वीजा इशू करता है मोटा मोटी. और कोविड का अगर आप एक साल निकाल दो कि कोविड में एक साल लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, अमेरिका बहुत कम आया या सो ऑन सो फोर्थ, तो आई थिंक वो ऐसे बैठेगा कि ये 11 मिलियन 12 मिलियन का नंबर
उसी से आएगा। तो कोविड और ट्रम्प की पॉलिसी को डिसोसिएट करना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वो काफी ब्लैक स्वॉन इवेंट था जिसकी वजह से लीगल और बोथ इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट लीगल इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीजा कम इशू हुए थे। दूसरा, अभी उसने जो प्रपोजल दिया है फ्यूचर का, उसमें उसने कहा है कि हम जो भी डिप्लोमा करेगा उसको हम ग्रीन कार्ड दे देंगे, और जो भी हायर एजुकेशन ग्रेजुएट होंगे हम उन्हें ग्रीन कार्ड दे देंगे, कि गोल है कि टैलेंट को बचा के रखना है, सो और टैलेंट को अमेरिका में अट्रैक्ट करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बातें तो इसकी ऐसी हैं, तो अब आगे नहीं बता सकते कि एक्चुअली में क्या करेगा। तो ये थोड़ा एक हमें देखना पड़ेगा। अब हम कमला की भी इमिग्रेशन पॉलिसी को कर सकते हैं। मैं बाइडन की भी दिखा देता हूं, फिर मैं कमला की भी दिखा देता हूं। तो पहले बाइडन की दिखाता हूं। तो बाइडन के जो हैं, बाइडन ने बोला है कि एलिजिबल इमिग्रेंट्स को वर्क परमिट्स देंगे और डिपोर्टेशन से बचाएंगे। ये उसने बोला है, किया कितना है वो नहीं पता। ये अगेन लाइक इमिग्रेंट लिखा है, लीगल वर्सेस इलीगल नहीं लिखा है। तो एक की एस्पेक्ट है कि काफी लोगों को जो अमेरिका में हैं उन्हें ग्रीन कार्ड चाहिए, तो बाइडन ने बोला हम ग्रीन कार्ड फास्ट ट्रैक कर देंगे। बट ये बाइडन की में ये क्लियर नहीं है कि ये लीगल को कितना मदद करेंगे और इलीगल को कितना मदद करेंगे। काफी लोग कहते हैं कि वी वांट द फास्टेस्ट पाथ टू इमिग्रेशन फॉर 11 मिलियन डाका होल्डर्स। और डाका यूएस में एक वो है, एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स, कि अगर आप अमेरिका में एज अ किड आए थे, जब आप बच्चे थे तो आए थे, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं था, आपके पेरेंट्स इलीगली आए, आप उनके साथ आए, तो इन थ्योरी तो आप इलीगल हो, बट आप अमेरिका में पले बड़े हो, तो आप एक्चुअली हो तो अमेरिकन, यहीं से, यहीं की सीख है, यहीं की रिहाइश है, सो ऑन सो फोर्थ। सो उनके लिए है कि उनको लीगल बनाना है, जो ऐसे लोग कई सालों से रह रहे हैं अमेरिका में। तो ये क्लियर नहीं है बाइडन की पॉलिसी में। एक अब मैं कमला की ओर दिखा देता हूँ, और ये सब मैं परप्लेक्सिटी पे दिखा रहा हूँ, तो अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्होंने सही किया होगा। एज यू कैन सी कि हम परप्लेक्सिटी के भी फैन हैं, और हमें आनंद अरविंद श्रीनिवास भी एज अ पर्सन भी पसंद है। तो उन्होंने अब कमला ने बोला है कि हम अपने बॉर्डर पे प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे, हम बॉर्डर पेट्रोल की फंडिंग बढ़ाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बस मोटा मोटी यही लिखा है उसने, बाकी कुछ दिया नहीं है अभी पॉलिसी में कि H1B वालों का क्या होगा या ग्रीन कार्ड होल्डर्स का क्या होगा। तो ये थोड़ा अनक्लियर है हमारे लिए कि जो ये लीगल वाले लोगों का क्या होगा। हमने पहले ही बोला था कि लीगल वालों का तो पक्का फायदा होगा, लीगल वालों का क्या होगा उसकी कोई हवा नहीं है अभी। रोहित, एक क्वेश्चन है मेरा, ये बैटिंग मार्केट्स पे, तो मुझे पता है आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि मैं थोड़ा जुआरी हूं, मैं जुआ खेल रहा नहीं नहीं, ये तो लीगल है ना। अब हाँ, दिस इज लाइक कंप्लीटली, इट्स लाइक वन ऑफ द टॉप apps on Apple App Store. So yeah, I just thought that as a in relation to this episode and as a fintech person both, it's an interesting thing that I thought you should talk through. But I think you registered for Kalshi, and I thought I wanted to just ask you about that. हाँ, तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं ये थोड़ा लीगल बैटिंग है, मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल बैटिंग पे मैंने कहा देखा जाए। और मेरे को तो मैं मेनली तो मेरे को कुछ टेस्ट करना था कि ये ये चल क्या रहा है, ये प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहे हैं, उसलिए किया था। तो मैं एक्चुअली खोल के शेयर करके दिखाता हूँ। पॉली मार्केट है और एक ये है जो कलशी है। तो कलशी वाईसी कंपनी है, तो हम भाई वाई कॉम्बिनेटर कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। पॉली मार्केट की जगह हम कलशी पे कर रहे हैं। तो कलशी पे अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू में 50-50 था जब कमला और इसके बीच में, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत हवा चली, तो डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग प्रोबेबिलिटी 64% हो गई। और लाइक बेटर्स आर, एक कुछ कॉन्वोल्यूटेड एक्सप्लेनेशन ये है कि बेटर्स आर बेटिंग their money assuming the probabilities are decided by कि लोग जो बेट कर रहे हैं उनके हिसाब से कौन जीतेगा। ये कोई पोलिंग डेटा नहीं है, ये लोग नहीं कह रहे हैं कि हम 64% लोग नहीं कह रहे हैं कि हम ट्रम्प को वोट करेंगे या ऐसा कुछ। बट आप इसको ये देख लो कि हवा किसकी चल रही है। तो हवा डोनाल्ड ट्रंप की चली काफी, तो 64% प्रोबेबिलिटी ऑफ विन।
के हिसाब से लोग बैटिंग कर रहे हैं। और अभी पेंसिल्वेनिया और कुछ स्विंग स्टेट्स का डेटा आया जिसमें ऐसा हुआ कि अर्ली वोटिंग जो करते हैं, सो अमेरिका, इंडिया में नहीं है मेरे ख्याल से, ये सिर्फ अमेरिका में ही है कि आप बोल दो कि यार मैं इन पर्सन नहीं आ सकता वोटिंग करने, मुझे जो वोटिंग वाला कागज है वो मेरे घर भेज दो तो मैं उसको भर के भेज दूंगा। तो उसकी काउंटिंग चालू हो जाती है बहुत पहले से, तो 2-3 हफ्ते पहले से आप अर्ली वोटिंग कर सकते हो। तो जब अर्ली वोटिंग आने लगी कमला हैरिस की और उसकी काउंटिंग होने लगी तो उसमें 55% विमेन ने वोट किया, 45% मेन ने वोट किया। और उसका कुछ डेटा निकाल के ऐसा आया कि कमला हैरिस इज विनिंग और लाइक इज अहेड इन की स्विंग स्टेट्स। और पेंसिल्वेनिया एक बैटल ग्राउंड स्टेट है कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो पेंसिल्वेनिया जीतेगा वो ये इलेक्शन जीतेगा। तो उसमें आई थिंक कुछ अर्ली डेटा में कमला हैरिस आगे निकली तो बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और अब वापस ये मोटा मोटी 50-50 पे आ गए। तो आज का जो है अभी 3 नवंबर की शाम को ये आधा आधा फिर से है, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा हेड है, बट ये कभी भी मामला जो है वो बदल सकता है। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आपने किसको वोट करोगे आप, बट आपने आप ये बता सकते हो कि आपने किस पे बेट किया है? हाँ, मैंने ट्रंप पे बेट किया है। अच्छा। मेरे को लग रहा है कि उसका कारण मेन ये है कि ज्यादातर लोग जो कमला को वोट कर रहे हैं ना वो बहुत प्राउडली कमला को वोट कर रहे हैं। तो उनका ऐसा है कि हम तो इस आदमी के खिलाफ हैं और ये हमारे लिए बैज ऑफ ऑनर है कि इस आदमी के खिलाफ होना ही बैज ऑफ ऑनर है। और अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ तो लोग हर कहीं ये चल रहा है कि अब न्यूयॉर्क है भी थोड़ा डेमोक्रेटिक जगह, इवन दो ये ट्रंप यहीं पे पला बड़ा और यहीं पे बड़ा बना है, बट यहाँ पे ज्यादातर लोगों का ऐसा ही है कि कमला को वोट करें, इवन दो न्यूयॉर्क स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक है। तो जो भी रिपब्लिकन या ट्रंप को वोट करने वाले लोग हैं वो इतना बताते नहीं है कि हम उनको वोट करेंगे। बट मेरा बेट में कलशी पे ये है कि ट्रंप शायद जीतेगा, क्योंकि पोलिंग डेटा और ये सब पहले भी गलत निकला था। 2016 में इलेक्शन में मुझे याद है कि ये सब डेटा गलत निकला था, ट्रंप हर कहीं हार रहा था। ऐसा था हिलरी क्लिंटन 85% देवर कॉन्फिडेंट, जैसे अभी ट्रंप का 64% है अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ था कि 85% लाइकली है कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, बट जब रिजल्ट आया तो ट्रंप लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता था। तो ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं। और 2020 में थोड़ा डिफरेंस ये था कि जितने भी बड़े सोशल मीडिया थी या जितनी बड़ी कंपनीज थी, जितनी बड़ी टेक कंपनीज थी, कुछ ऐसा भी हुआ कि उन्होंने बाइडन से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन दबा दी कि हंटर बाइडन लैपटॉप स्टोरी है, ये जो भी ट्रंप को प्लेटफॉर्म से हटा दिया या उसकी रीच कम कर दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो इस बारी थोड़ा कम है क्योंकि अब तो ट्विटर इलॉन मस्क चलाता है या एक्स इलॉन मस्क चलाता है। तो और मार्क जकरबर्ग ने भी एक लेटर भेजा था कि कोविड के टाइम में तुमने जबरदस्ती पुश किया कि ये इंफॉर्मेशन बाहर मत निकालो या सप्रेस करो इंफॉर्मेशन, सो ऑन सो फोर्थ। सो मेरे को लग रहा है कि बेस्ड ऑन व्हाट आई सी, जो मेरा बबल है, मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं किसी बबल में हूं क्योंकि मुझे ऑब्वियसली सारा नहीं पता है, तो मेरे बबल में ये दिखता है कि ट्रंप जितने पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ भी बातें कर रहा हो, पर वो घंटों घंटों तक बातें कर रहा है लोगों से। वो जो रोगन पे भी जा रहा है, वो एंड्रू शुल्स पे भी जा रहा है, जेडी वैंस जो बातें करता है वो तो बहुत ही स्मार्ट आदमी लगता है बातें करते हुए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो काफी मेरे को लगता है कि ट्रंप की डायरेक्शन में जाएंगी। और एक 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 इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये मेरे को जस्ट लोगों से बात करके पता चली, क्योंकि मैं बबल में हूं अपने, तो मैं कभी कभी एक्सटर्नल वो भी ढूंढता हूं कि कौन एकदम मेरे बबल में नहीं है, मैं जाके उससे बात करूंगा। तो मैं वेगस में था, अभी मैं कॉन्फ्रेंस में गया वेगस में, तो मैं टैक्सी लेके वापस एयरपोर्ट आ रहा था और मैंने टैक्सी वाले से बकचोदी मचाई 15-20 मिनट इसी इन्हीं एंगल्स पे। और आई वॉज सरप्राइज, वो टैक्सी वाला वो मैक्सिकन था, शायद मैक्सिकन था या लैटिन अमेरिका से तो पक्का था, शायद मैक्सिकन ना हो, बट 25 साल से यहाँ था। और जो सारी बातें आप और मैं जानते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इलीगल इमिग्रेंट बहुत आ गए हैं, ये जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें उसके दिमाग पे हावी थी। और उसने मेरे को ये सब बताया, कहता है कि जब मैं 2003 में स्टूडियो लेके रहता था लास वेगस में स्ट्रिप के पास में, तो $450 रेंट होता था महीने का,
अब वही स्टूडियो $1200 का है। तो कह रहे कि अब तो मॉर्गेज बहुत महंगी हो गई है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, घर की पेमेंट, घर नहीं खरीद सकते, घर की पेमेंट नहीं कर सकते। उसे कैलिफोर्निया वालों से बहुत खींच थी कि ये साले आ गए कैलिफोर्निया से आके, सब हर चीज के रेट बढ़ा दिए इन्होंने यहाँ पे। तो मेरे को जब हम टैक्सी में जा रहे हो दिखा रहे हैं, देखो ये हाई राइज है, यहाँ पे सिर्फ कैलिफोर्निया वाले रहते हैं, $4000 रेंट है यहाँ पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके दिमाग में वो सारी बातें हैं कि उसका इंश्योरेंस पहले $50 पर मंथ हुआ करता था, टैक्सी चला रहा है, कह रहा है वही इंश्योरेंस $220 पर मंथ है। उसके दोस्त फ्लोरिडा में, उसके दोस्तों का फ्लोरिडा में घर था, वो $2000 साल का इंश्योरेंस भरते थे, वो $8000 साल का इंश्योरेंस है। कुछ ओल्ड लोग हैं जिनका घर फुली पेड है, उनके टैक्सेस बढ़ गए हैं, सरकार ने टैक्सेस ही बढ़ा दिए हैं। कुछ ऐसा था कि अब उनको $15000 पर साल तो उनको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है या ऐसा कुछ। राइट। तो इस तरीके की सारी बातें वो कर रहा था। तो इससे मुझे लगा कि हमने ये बात नहीं करी कि वो किसके लिए वोट करेगा या ऐसा कुछ, मैं तो बस यही समझ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो ऐसी चीजें पे फोकस है जिस पे मैं फोकस नहीं हूं, या जो मेरे दिमाग में नहीं है। उसके दिमाग में ये है कि रहना मुश्किल हो गया है आम राइट। आदमी का। राइट। और इट वॉज इंटरेस्टिंग कि उसके दिमाग में ये DEI या ये कि माइक्रो अग्रेशन, ये सब कुछ नहीं है उसके दिमाग में। बेसिक बातें हैं कि यार राइट। घर कैसे चलाएं। एग्जैक्टली। तो वो उसको लेके परेशान था। तो दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग। सो मैं ये सारा लंबा कहानी जो कर रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को इन सारे डेटा पॉइंट्स की वजह से लग रहा है कि ट्रम्प जीतेगा, जबकि 2000 में मैं बहुत परेशान था कि ट्रम्प जीता। राइट। एंड 2016 में भी इसीलिए जीता है बिकॉज जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लोग हैं, जिनको कोई वोक आइडिया से कोई मतलब नहीं है, वो उनका उनका माइंड काफी क्लियर है कि ट्रम्प जो है वो इश्यूज पे एटलीस्ट थोड़ी बात कर रहा है और डायरेक्शनली करेक्ट है। बट एनीवे, या आई थिंक ऑन दैट नोट आई वुड से कि इलेक्शन इज 48 आवर्स अवे एंड बाय व्हाट वेडनेसडे विल नो हाँ। who will be the who will be the leader of the free world, so called. I don't know why they use this phrase, but that's anyway. I do you want to have any closing words, Rohit? Otherwise, we'll end our special episode on election. नहीं, मेरा तो ये जाके सारे देसी देसी भाई जो हैं जिनके जो वोट कर सकते हैं, वो तो उन्हें वोट करना ही चाहिए। और अमेरिका तो आसान भी कर देता है कि भाई मेल इन कर लो, घर से बैठे बैठे वोट कर दो। तो ये सब काफ़ी आसान है। मोटा मोटी चाहे जीते जो भी, जो कोर वैल्यूज हैं जिससे अमेरिका बना है या जिससे आपका सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है, वो ये मेरिटोक्रेसी और अपॉर्चुनिटी ही है। तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, और ये बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी, वो तो चलती रहेंगी, वो 4 साल बाद भी चलेंगी, वो 8 साल बाद, 16 साल बाद भी चलेंगी, पर अपना Well said. बनाए। Very, very well said. चलो Right. इसी पे बातें खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे।